जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इडियम्स का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। हम लोग आज पार्ट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पिछले सीरीज में नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट को देखिए। और ये ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी, जो इंग्लिश बुक की वोकेबलरी है ब्लैक बुक, उसका कंप्लीट सीरीज और डिस्कशन चल रहा है। और ये इडियम्स पार्ट बी का डिस्कशन हो रहा है, जिसमें हम लोग 70 तक कर चुके हैं। आज 71 से होगा। तो नीचे लिंक में भी दे दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक दे दिया गया है। और ऊपर आई बटन दिख रहा होगा तो उस पर भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को लास्ट में भी दे दिया गया होगा। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है सन्नी सर इंग्लिश। इससे क्या होगा कि मेरा जितना भी वीडियो आता है वो ऊपर आ जाए, आपको परेशानी ना हो। और पिक्चर का जो क्वालिटी होना चाहिए वो 360 करके देखिएगा, ताकि मज़ा आ जाए पढ़ने में। तो चलिए बिना कोई विलम्ब किए हुए क्लास को समझते हैं, एक एक पॉइंट को। पहला इडियम्स है ए स्नैक इन द ग्रास। देखिए, ग्रास का मतलब तो आप लोग को पता होगा, जो नॉर्मली घास होता है। और स्नैक, जितना भी सांप बिच्छी का रहने का स्थान होता है वो घास फूस जंगल झाड़ ही होता है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आप समझने ये बात ये है कि जिस सांप को, यानी इसका मीनिंग की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है आस्तीन का, इसका जो मीनिंग होता है आस्तीन का सांप, यानी जिसको आप पालते हैं पोसते हैं। एक समय के बाद देखिए, यहाँ कहानी को समझिएगा। मान के चलिए जिसको आप सब कुछ किए और अंत में वही आपके साथ धोखाधड़ी कर देता है, तो आपके मन में आता है कि आस्तीन का सांप निकल गया रे, आस्तीन का सांप निकल गया। एक ऐसा पर्सन निकल गया जिसको सब कुछ हम अपना दिए, सब कुछ, फिर भी ये हमारे साथ धोखाधड़ी के। अमूमन ये कोई भी हो सकता है और ऐसे लोगों से बचकर रहने की खास आवश्यकता है। तो बच के रहिएगा। आस्तीन के सांप से समय रहते दूरी बना लीजिए, या उसको अपने कांटा से रास्ते से हटा दीजिए। हटाने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे लोगों से दोस्ती करने योग्य न हम हैं न आप है। किसी को भी बचाइए, अपने भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। तो इसका मीनिंग हो गया ए स्नेक इन द ग्रास, एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन जो आपके लिए तो अच्छा बोलता हो मगर पीछे से हमेशा बुरा ही चाहता हो। नेक्स्ट इडियम ए सोर पॉइंट विथ, लिखा हुआ ए सोर पॉइंट विथ। अब इस इडियम्स का कुछ अर्थ नहीं है, बस इस सोर का अगर मतलब पता है तो इडियम्स का भी मतलब पता है। तो इस सोर का ही मतलब होता है दुखदाई, दुखदाई, पीड़ा। एक ऐसा चीज़ जिसको आप देखते ही पीड़ा हो जाता है, कष्ट महसूस होता है। इसका अगर सिंपल सा मतलब समझने योग्य आप अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब होता है कष्ट। एक ऐसा पॉइंट जिसको देखकर आपको लगता है कि कष्ट, जैसे मान के चलिए मेरे पास्ट में या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा जिसको हम याद करते हैं तो दिल बड़ा ही रोता है, दुखता है। जनरली आशिक लोग का भी यही हाल होता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि आशिक हो, किसी भी रूप को। हर व्यक्ति का कुछ एक ऐसा पास्ट होता है जिसको देखकर वो बहुत ही रोता है। तो इस रोने वाला कार्यक्रम से बचना है। बस ईश्वर का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मुद्दा जिसको देखकर आपको दिल नम हो जाता होगा, आंसू बह जाता होगा। इसीलिए इसका पॉइंट मीनिंग निकला ईश्वर पॉइंट विथ, इस इडियम का मतलब था। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए, ए स्टिफ नेक्ड पर्सन। अब ये तो एक हो गया। अब पर्सन का मतलब पता ही है। अब स्टिफ नेक्ड, अब स्टिफ नेक्ड का मतलब बस समझ लीजिए, इडियम्स का मतलब पता हो जाएगा। स्टिफ नेक्ड का मतलब समझ सकते हैं आपका जो ऑब्स्टिनेट हो, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, या इसको विम सिकल। और ऑब्स्टिनेट या विम सिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिद्दी। एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी हो, मान के चलिए उसको कोई बात कहे, वो अपने जिद में काम करे, उसको बोल रहे हैं कुछ और, कर रहा है कुछ और, इसको लिए जिद्दी या अड़ियल व्यक्ति कह सकते हैं। अड़ियल, या तो ये जिद्दी होगा या अड़ियल होगा। तो इस व्यक्ति के लिए इस इडियम्स का प्रयोग होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी हो, जो अपना मन का मौजी भी कह सकते हैं, जो अपने मन का बात करे, किसी दूसरे का मन का बात न सुने। इसीलिए इस इडियम्स का प्रयोग होता है ए स्टिफ नेक्ड पर्सन। नेक्स्ट इडियम ए स्टोन थ्रो अवे।
अभी बहुत ही खूबसूरत इडियम्स। मान के चलिए कोई पत्थर है, कोई भी पत्थर है, कोई भी एक पत्थर उठाइए आप, इसको फेंकिए आप, कितना दूर जाएगा? क्या किसी भी पत्थर को आप उठाकर, किसी भी, चाहे वो छोटा हो, एकदम इतना छोटा या इतना बड़ा, किसी भी पत्थर को बहुत दूर आप फेंक सकते हैं? नहीं। आप अगर फेंकिएगा, यहाँ से फेंके तो कुछ दूरी के बाद जाकर गिर जाएगा, वो ज़्यादा दूर जाएगा ही नहीं। तो स्टोन थ्रो अवे का मतलब ही होता है थोड़ी दूर पर। क्या होता है? एट शॉर्ट डिस्टेंस। किसी भी पत्थर को आप अगर फेंकिएगा तो वो थोड़ी ही दूर पर रहकर आपका गिर जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इसीलिए इस इडियम का मतलब होता है ए स्टोन थ्रो अवे, थोड़ी दूर पर। नेक्स्ट इडियम, ए स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए अभी चाय का कप है, क्या है? चाय का कप। थोड़ा सा समझते हैं। अब इस चाय के कप में स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। इस चाय के कप में आंधी आ भी गया, उथल पुथल हो ही गया, मान के चलिए हिल भी गया, तो कोई बड़ा बात है या छोटा बात? तो कहिएगा गुरुजी कोई बड़ा बात नहीं है, चाय के कप में ऊंच नीच होते रहता है। तो यही होता है कि मान के चलिए छोटा बात है, आप इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस छोटा बात का मान के चलिए तिल का तार करना, तिल का तार करना। गाँव में एक कहावत है, तिल का तार कर देना, यानी तन्नी को बात के बढ़ा चढ़ा के एकदम पूरा बता देना कि ऐसे हुआ हुआ हुआ, हवाबाजी मारना। सीधा सा मतलब होगा हवाबाजी, हवाबाजी, यानी छोटा सा बात को उसको घींच घींच के इतना बड़ा कर देना, इतना दिखा देना कि बात के बतंगर बना देना। इसको बात का बतंगर भी कह सकते हैं कि तन्नी को बात के एकदम घिंचले हैं, घिंचते जा रहा है, कोई मीनिंगलेस टॉकिंग कर रहा है, मीनिंगलेस टॉक कर रहा है, कोई इसका मतलब नहीं है, मगर फिर भी बात करे जा रहा है, अपने अंदर का बात ला रहा है, कोई समस्या नहीं, जैसे मन वैसे कर रहा है, यानी बात का बतंगर बना देना। ए स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट इडियम, ए थॉर्न इन द फ्लेश। देखिए फ्लेश का मतलब होता है मांस। क्या होता है? मांस, मछली जो भी कर लीजिए, नॉनवेज आइटम कर लीजिए। अगर उसमें थॉर्न का मतलब होता है कांटा। देखिए एक कांटा वाला भी होता है और एक बिना कांटा वाला। मान के चलिए आप मछली खाने खरीदते हैं तो मछली दो वेराइटी का बाज़ार में मिलेगा। एक वेराइटी का मिलेगा जिसमें हड्डी बहुत होता है, सॉरी कांटा बहुत होगा, हड्डी भी कह सकते हैं, और एक होता है कि सिंगल, एगो मछली में सिर्फ एक सिंगल कांटा होगा। अच्छा एक बात बताइए, सिंगल कांटा वाला ज़्यादा खाने में मज़ा आता है या जिसमें बहुत कांटा रहता है वो खाने में मज़ा आता है? तो आप कहिएगा गुरुजी इसमें कांटा ना हो, एक बार डायरेक्ट मुंह में रखे और मज़ा ही आ जाए तो वो खाने में मज़ा है ना। तो यही होता है एक ऐसा चीज़ जो मज़ा किरकिरा कर दे, जो हो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा दे। अब जी का मान के चलिए कांटा एक गला में अटक गया, तब तो आपका जी के जंजाले हो गया। खा रहे हैं मछली और एगो अटक गया, तब एक ऐसा चीज़ जो आपका जी का जंजाल हो जाए, जी का जंजाल। इसका एग्जैक्ट जो बुक में मीनिंग दिया हुआ है वो यही है, जी का जंजाल। अब ये जी का जंजाल क्या होता है कि मान के चलिए जो आपको लिए खरीदे और वही आप पर भारी हो गया। मान के चलिए आप किसी को लाएं और वही आप पर भारी हो गया, तो वो आपके लिए क्या हो गया? जी का जंजाल हो गया। हम मान के चलिए एगो मुर्गा लाएं और वही मुर्गा हमको अगर काट कर खा जाए तो आपके लिए, या परेशानी में डाल दे, तो आपके लिए तो जी का जंजाल हो गया। तो यही इस इडियम्स का मीनिंग होता है। नेक्स्ट इडियम, अ टर्निंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। टर्निंग क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हैं, क्वेश्चन का मतलब हो गया कोई भी क्वेश्चन, और टर्निंग का मतलब टर्न कर रहा है, टर्न करना, किसी भी दिशा में टर्न कर गया। तो एक ऐसा चीज़ जो नया मोड़ ले ले, कोई भी टर्निंग का मतलब होता है मोड़, और मुड़ाव जो भी कह लीजिए, यानी एक नया मोड़। एक टर्निंग क्वेश्चन, टर्निंग पॉइंट, इसको सिंपल समझ सकते हैं, टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा चीज़ जो पूरा भाग्य का विधाता, मान के चलिए बहुत ही कष्ट से जीवन चल रहा है, अभी तक पढ़ रहे हैं, कोई सिलेक्शन की बात ना हो रही, मगर एक दौर आएगा कि एकाएक आपका सिलेक्शन आपके पास होगा, तो वो आपका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा जीवन का। तो ये टर्निंग क्वेश्चन, इसको सिंपल सी भाषा में समझिए। नेक्स्ट इडियम है ए वेक्स्ड क्वेश्चन। अब वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब कुछ होता नहीं है, बस इस वेक्स का मतलब अगर पता होता तो आपको, मतलब वेक्स का मतलब होता है डिस्प्यूटेड, शायद हम करवाए भी चुके हैं। डिस्प्यूटेड, कंट्रोवर्शियल, क्या बताए थे?
कॉन्ट्रो, आज पेन सही काम नहीं कर रहा है। कंट्रोवर्शियल, एक ऐसा चीज़ जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो, विवाद हो, जो डिस्प्यूटेड हो। एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी जानते ही हैं, अभी खान सर का बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है कि उनका नाम क्या है। तो यही हो जाता है, वेक्स क्वेश्चन विवाद वाला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन विवाद का इसलिए होता है क्योंकि लोगों को उसमें फ़ायदा होता है, अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदा के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। ए वॉक ऑफ लाइफ, इस इडियम्स का मतलब देखते हैं। ए वॉक ऑफ लाइफ, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस इडियम्स का मतलब क्या होता है। चलिए समझते हैं। गर्मी है, थोड़ा अनकंफर्टेबल आज हो रहा है। ए वॉक ऑफ लाइफ, ए वॉक ऑफ लाइफ का मतलब समझते हैं। ए वॉक ऑफ लाइफ, अब मान के चलिए आपने जीवन जिया, उसमें कितना चले, कभी कैलकुलेशन है कितना चले होंगे, कितना लाख किलोमीटर चले गए होंगे। तो ये वो वॉक का बात नहीं कर रहा है, ये वॉक इसका बात कर रहा है कि आप अपने जीवन में कितना क्या किए हैं। मान के चलिए आप क्या किए हैं, वॉक का मतलब हो गया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज स्टेटस ऑफ योर लाइफ इन योर सोसाइटी, आपके सोसाइटी में आपका जीवन का चरित्र कैसा है, क्या पाए हैं, क्या खोए हैं, कितना कमाए हैं, वही कहा जाता है वॉक ऑफ लाइफ। क्या पाए हैं जीवन में क्या उपलब्धि है, क्या स्टेटस है आपका, बस सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए, व्हाट इज द स्टेटस, स्टेटस क्या है आपका। नेक्स्ट इडियम्स, ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट का मतलब समझते हैं, गीला ब्लैंकेट का मतलब जानते हैं कि क्या होता है, कंबल जो आप ठंड में ओढ़ते हैं और गीला। मान के चलिए ठंड में ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं और गीला दे दे, मज़ा आएगा? तब तो सारा रात आपको इधर से उधर बेचैन कर देगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। तो यही कर देना, मज़ा किरकिरा कर देना, मज़ा किरकिरा कर देना, पूरा का पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। इधर का होना चाहिए क्या, मान के चलिए रजाई देगा तभी तो बात अंदर बनेगा, तो अब वो गीला ब्लैंकेट दे दिया तो कोई बात नहीं बनना, मज़ा किरकिरा हो जाता है। नेक्स्ट इडियम, ए वाइट एलिफेंट। देखिए एक तो एलिफेंट और ऊपर से भी वाइट। एलिफेंट को अभी के ज़माना में रखना कितना कठिन कार्य है, तो कहिएगा एकदम सर कठिन कार्य तो है, इस संभव नहीं, हर कोई हाथी को नहीं रख सकता है। कितना भी बड़ा आपके पास पैसा आ जाए, हाथी को रखना एक पहले के ज़माना में होता था, राजा महाराजा लोग रखते थे क्योंकि उनके पास आदेश होता था, एक बार जो बोल दिया वही है। मगर अभी कोई उसको कर ही नहीं सकता। ऊपर से वाइट एलिफेंट, एक तो वाइट एलिफेंट होता बहुत ही रेयर होता है और उसको रखना चाहते हैं। ब्लैक एलिफेंट तो नॉर्मल मिल भी जाएगा, मगर वाइट एलिफेंट उसको रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कष्ट वाला बात है। एक ऐसा चीज़ जिसको आप क्या कह सकते हैं, कॉस्टली, सीधा सा बात समझ सकते हैं, कॉस्टली थिंग, एक ऐसा चीज़ जो काफ़ी कॉस्टली हो। और स्वाभाविक बात है सफ़ेद हाथी काफ़ी कॉस्टली ही आएगा क्योंकि नॉर्मली वो मिलता नहीं है, रेयर होता है। और एक जीके का क्वेश्चन होता है, सफ़ेद हाथियों का देश, आपको कमेंट करके बताना, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। जो भी जीएस से जुड़े हुए होंगे वो कमेंट करके बताइए किसे कहा जाता है। ए वाइल्ड गूज चेज। देखिए चेज का मतलब होता है, मान के चलिए पीछा करना, किसी चीज़ का पीछा करते हैं। गूज का मतलब हो जाता है एक प्रकार का मूसा टाइप से कह सकते हैं। गूज जो मूसा टाइप, उसका कभी पीछा करके देखिए, वो भी जंगली, कैसा, वाइल्ड। हमेशा इडियम्स को उसके दिए गए शब्दों के अनुसार ही पकड़िए, कोई परेशानी नहीं होगा। उसमें भी वाइल्ड आपको करना है, गूज में भी वाइल्ड, उसको अगर आप चेंज करिएगा, संभव है चेंज करना, आप परेशान हो जाइएगा। कभी एक जीवन में चूहा को पकड़ के देखिए, एगो चूहा आपके घर में आ जाए, उसको बिना कोई मतलब सपोर्ट के जाल बिछाए अपने नॉर्मल शरीर से पकड़ के दिखाइए, वो नहीं पकड़ाएगा, वो परेशान कर देगा आपको पूरा अंदर से झकझोर देगा, फिर भी वो नहीं पकड़ाने को। जब तक उसके लिए कुछ संसाधन नहीं लगाएगा, जाली उली नहीं लगाएगा, तब तक वो नहीं पकड़ाएगा। तो वाइल्ड गूज चेज का चेज करना बहुत ही कठिनाई वाला, यानी उसका निरर्थक प्रयास, यूजलेस,
झूठ मूठ का उसको परेशान कर रहे हैं, वो पकड़ाने को है नहीं, कुछ होने जाने को नहीं है, बस निरर्थक है। आपका अंत में मेहनत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। इस इडियम्स का यही मतलब होता है। नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं, ए वॉल्फ इन शीप क्लॉथिंग। देखिए बचपन में ही कहते हैं भेड़िए की खाल में, सॉरी भेड़ की खाल में भेड़िया, ये कहावत है, भेड़िए की खाल में नहीं, कहावत है भेड़ की खाल में भेड़िया। यानी भेड़ की जब किसी का शिकार करना हो किसी भी चीज़ का तो उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। तो ए वॉल्फ इन शीप क्लॉथिंग, मान के चले भेड़ की खाल में भेड़िया, इसका मतलब होता है। इसका एक और मतलब होता है, वो क्या मतलब होता है कि इंसान की शक्ल में शैतान। भेड़ की खाल में भेड़िया तो होता ही है, इंसान की शक्ल में शैतान। मान के चलिए कोई बहुत ही सभ्य पुरुष नियर दिखता है, मगर वो जैसा दिखता है जस्ट उसके अपोजिट उसका नेचर होता है। तो बहुत सारा इंसान आपको ऊपर से बहुत ही प्योर लगेगा, पोलाइट लगेगा, मगर अंदर उसके दिल की बात, दिल के अरमा आंसू में बहेगा, वो वही जानता है कि उसके अंदर कितना पाप भरा हुआ है। तो ए वॉल्फ इन शीप क्लॉथिंग इस इडियम्स का एक पर्याप्त मतलब था और इसको एडिशनल कुछ जानकारी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, इसका मतलब समझते हैं। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मान के चलिए ये बोर्ड है, इस सब चीज़ से परे है। एबव सब चीज़ से परे, जो सब कुछ छोड़ दिया, मोह माया सब छोड़ दिया, सत्य असत्य, सत्य असत्य, झूठ साँच, सब कुछ जो छोड़ दिया उस सब से परे हो जाता है। जो सब मोह माया से परे हो जाता है, परिवार से जो वंचित होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या आ जाती है बालक, उसके अंदर ऑटोमेटिक ऑनेस्टी आ जाती है। जब आप सब कुछ छोड़ दोगे ना, पैसा धन दौलत घर परिवार, तो आपके अंदर एक ईमानदारी आ जाएगी। यही इस इडियम्स का मतलब। एबव बोर्ड, सब कुछ से परे। जब आप सब कुछ से परे हो जाएगा तो सब के लिए आप एक समान हो जाइएगा, किसी का ना भला सोचिएगा ना किसी का बुरा सोचिएगा, बस आप सब के लिए एक ही चीज़ जो करना चाहते हैं वही ईमानदारी से करते चले जाएगा। इसीलिए इस इडियम्स का मतलब होता है एबव बोर्ड। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, एचलीज हील। देखिए हिल का मतलब तो जानते हैं, जो पहाड़ टाइप होता है उसी को बोलते हैं हिल। और एचलीज, एचलीज का मतलब सीधा सा मतलब समझ लीजिए, इस इडियम का हम मतलब समझते हैं वीक पॉइंट। वीक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो काफ़ी ही वीक हो, कमज़ोर स्थिति में, जो आपका हील होता है, जो सैंडल वगैरह पहनते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होता है। वो कभी भी आपको डाउन स्लाइड करा सकता है, वो कभी भी आपको पथ से गिरा सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया एचलीज हील, कमज़ोर पॉइंट। नेक्स्ट इडियम एसिड टेस्ट। देखिए एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। एसिड टेस्ट, टेस्ट तो देना पड़ेगा। और एसिड, अगर मान के चलिए कोई आपका कोई किसी चीज़ को चुरा लिया, अब वो दे नहीं रहा है, या आपको पता है कि उसके पास वो है, कुछ दे नहीं रहा है, तो आप कहिएगा अब हम एसिड पियाएंगे। क्या पियाएंगे? एसिड पियाएंगे। यानी अब तुमको एसिड का टेस्ट देना होगा। एसिड का टेस्ट जैसे ही दिवाइएगा, उस सारा जो सत्य होता है, सत्य हुआ असत्य हुआ, सब एक बार बाहर हो जाएगा। यानी एक ऐसा टेस्ट जो लाइट डिटेक्टर समझ लीजिए, जो सब सच झूठ को बाहर निकाल जाए, क्या किया है, कुकर्म किया है, क्या नहीं किया, उस सब चीज़ का बाहर कर दे। इसीलिए प्रयोग होता है एसिड टेस्ट। अब इसको रटने का क्या जरूरी है, एसिड टेस्ट, कि एसिड टेस्ट का मतलब होता है वनरेबल पॉइंट, वीक पॉइंट, आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो वो सब रटने का कोई जरूरत नहीं। सीधा सा समझिए टेस्ट है भाई, एसिड टेस्ट ले रहे हैं, कहाँ से पॉसिबल होगा। नेक्स्ट इडियम है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी जो आप कर्म करते हैं ना, कर्म करते हैं, वो आपका हमेशा बोली से एभव होता है। यानी इसका सिंपल सा गांव वाला भाषा में समझे इस इडियम्स का मतलब। तो इसका मतलब होता है कि करनी करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कथनी से अच्छा है करनी, कथनी से अच्छा है करनी। कहिए मत कि हम ये कर रहे हैं, वो कर्म करिए, ये करिए। वही बात है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इस इडियम्स का सिंपल सा मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इडियम एडम्स एल। इसका मतलब सीधा सा मतलब समझ लीजिए, एडम्स एल।
एडम सेल का मतलब क्या होता है? तो एडम सेल का मतलब सिंपल सा मतलब वाटर, यानी कि पानी। पानी पानी सा लगे रे तेरा बदन, गाना सुने होंगे, पानी पानी सा लगे रे तेरा बदन। तो एडम सेल का सिंपल सा मीनिंग हो गया वाटर। इसका कोई डिटेल में जाने का जरूरत नहीं। एडम सेल इक्वल टू वाटर, पानी पानी सा लगे रे तेरा बदन। नेक्स्ट इडियम्स है एड इंसल्ट टू इंजुरी। ये आप सुने होंगे, इंजुरी का मतलब होता है घाव, जख्म, और उस पर भी आपको कोई बेचती है। आपका पैर टूटा हुआ और उधर से कोई आपके पिताजी आया, 2 गाड़ी दे दी, 2 बात सुना गया। इसका मतलब एक तो पहले से ही दुख है, ऊपर से और तनका क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। एक तो हम दिल जले है ये है, ऊपर से और आए और छिड़क दिए, तो इसका मतलब हो गया जले पर नमक छिड़कना। एड इंसल्ट टू इंजरी, सिंपल सा मतलब। नेक्स्ट इडियम आफ्टर वंस ओन हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल, जो आपका धड़कता है किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए, जो आपका हार्ट किसी के लिए धड़कता है। और आफ्टर वंस अपना हृदय, अपना हृदय, तो अपना हृदय में तो किसके लिए, अपने लिए बात कर देगा। तो अपने दिल की बात, जो आपके अपने दिल की बात है वो आप अपने दिल में रखिए, नहीं बताइए किसी को, सीधा जाकर इजहार कर दीजिए। जहाँ पर करना है 14 फरवरी का इंतज़ार करिए और जाकर इजहार कर दीजिए। वही होता है आफ्टर वंस ओन हार्ट, अपने हृदय की बात। नेक्स्ट इडियम अगेंस्ट द क्लॉक। इसका बहुत ही हम प्यार से समझाते समझिए। मान के चलिए ये क्लॉक है, क्लॉक में ये 12 बज रहा, ये 3 बज रहा, ये 6 बज रहा और ये 9 बज रहा। हम आपको एक प्रपोजल दिए कि आज रात 12 बजे से भाइयों और बहनों सारा 500 और 2000 का नोट, सारा 500 और 1000 का नोट बंद हो रहा है। तो इस डेडलाइन से पहले जैसे ही मोदी जी बोले होंगे कि भाइयों और बहनों आज दिनांक इतना तारीख से 500 और 1000 का नोट बंद होने जा रहा है, तो इस डेडलाइन से पहले जब वो डेट दिए होंगे 31 मार्च तक, उससे पहले सब अपना अपना चेंज करा रहा होगा, 500 1000 सब चेंज करा रहा होगा। इसका मतलब एक तय सीमा के अंदर जब आप किसी काम को करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसी को कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक, यानी एक डेडलाइन, एक लिमिट ऑफ टाइम के पीरियड के भीतर हमको सब खत्म करना। मान के चलिए आपको एक ऑफर दिए कि आपको जब तक काम करना है करिए, जब काम करके घर बना कर देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर हम पीरियड डाल दीजिए कि नहीं, मेरा जो घर बनना चाहिए वो 10 दिन में ही बनना चाहिए, 10 दिन में ही बनना चाहिए। तो अब वो जो मिस्त्री होगा, लेबर होगा, ठेकेदार होगा, वो दाएं काम करेगा दिन रात। हो सकता है लेबर लगना चाहिए 20 को, मगर लगा देगा 50 को, क्योंकि आपका एक टाइम दे दिए 10 दिन, चाहे पैसा जितना भी खर्च हो जाए। मगर आपका नो टाइम रहता तो वो आराम से सिस्टम से सब काम करता था। अगेंस्ट द क्लॉक का सिंपल से ये मिलेंगे, एक लिमिट ऑफ टाइम के भीतर आप किसी काम को ख़त्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट इडियम है अलार्मस एंड एक्सकर्शन। अलार्मस एंड एक्सकर्शन, हम अगर बोले कि अलार्मस क्या है भाई, एक्सकर्शन क्या है, तो आप कहिएगा सर जी कहाँ से ये सब वर्ड ले आते हैं अलार्मस एंड एक्सकर्शन। तो वह मतलब हो गया कहाँ से ले आते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गए आप, कन्फ्यूज हो गए। सर जी अलार्मस क्या है, एक्सकर्शन क्या है, हमको नहीं पता। नहीं पता है तो कन्फ्यूज होगा, और कन्फ्यूज हो गए तो वही इडियम्स हो गया भाई, वही मीनिंग हो गया, कन्फ्यूज्ड। आपको इडियम्स जो होता है ना, वो सिंपल शब्दों से बनता है, ज़्यादा भयानक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, एकदम सिंपल शब्द का प्रयोग होता है। उसमें आप लगा दिया अलार्मस एंड एक्सकर्शन, तो ये काफ़ी ही दूसरी तरीक़ा से हो जाता है। तो सिंपल सा मतलब कन्फ्यूज एक्टिविटी, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आप कन्फ्यूज हैं। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं एलाइव एंड किकिंग। एलाइव एंड किकिंग, अब जिंदा भी हैं और किक कर रहा है। मान के चलिए एलाइव का मतलब होता है जिंदा और किक धक 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 कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप फिट हैं, अलाइव है, जिंदा है, किक कर रहे हैं हेल्दी सिचुएशन में, इसीलिए इस इडियम का मतलब होता है अलाइव एंड किकिंग। नेक्स्ट इडियम है ऑल एगॉग। अब इसका मतलब क्या होता है ऑल एगॉग, हम अभी ही बताएं कि इडियम्स ज़्यादा खतरनाक शब्दों का खेल नहीं होता। ऑल एगॉग, ऑल अमेज्ड,
अचंभित। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया। गाना सुने होंगे, वही ऑल एगो पूरा का पूरा अमेज हो गया, कंफ्यूज हो गया। जस्ट लास्ट वाला इडियम से मैच कर रहा होगा, अमेज कंफ्यूजन, ए सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। नेक्स्ट इडियम है ऑल एंड सन ड्राई। ऑल एंड सन ड्राई, अब इसका मतलब क्या होता है? ऑल एंड सन ड्राई, देखिए सन, सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। जो सूरज होता है वो सुखा देता है सबको। आप उसके सामने कुछ भी रख दीजिए, सबको सोख लेगा, क्योंकि उसमें इतना हीट है, इतना गर्मी है कि वो किसी को भी सोख सकता है, किसी को भी जला सकता है। तो बिना कोई भेदभाव के, ये नहीं कि मान के चलिए आप ये हैं, अब भारत है तो यहाँ कम सूर्य जाएगा, अब पाकिस्तान है तो वहाँ कम ज़्यादा सूर्य जाएगा, ऐसा नहीं। वो बिना किसी भेदभाव के सब जगह बराबर रोशनी देता है, सब जगह बराबर। धोखेबाज आपका पृथ्वी है कि कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, इसीलिए कहीं सूर्य का रोशनी ज़्यादा है तो कहीं, इसीलिए तो दिन और रात होता है। नहीं घूमे तो दिन और रात कहाँ, सिर्फ दिन ही दिन, जहाँ रात वहाँ रात, जहाँ दिन वहाँ। तो पृथ्वी का घूमना भी एक सही चीज़ है, मगर पृथ्वी तो एक तरह से है ही, क्योंकि वही ना सही जगह से रोशनी को नहीं पहुँचे। घूमा तो रात बना दिया, घूमा तो दिन बना दिया, यानी जो सूर्य है वो सही से काम करता है बिना किसी भेदभाव के। तो इसका मतलब हो गया बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, इस इडियम का सिंपल सा मीनिंग। नेक्स्ट इडियम ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मान के चलिए मनुष्य है, क्या है? सॉरी ये मनुष्य है, ये मनुष्य है और ये इसका कान है। आप लोग का भी यहाँ कान, दो कान है, दो कान है। आप कहेंगे ऑल ईयर्स, सब कान देखो, सब कान खोल कर सुनो, सब कान खोल कर सुनो। कान का जैसे ही मतलब आता होगा तो एक को मन में ख्याल आता होगा, सब कान खोल कर सुनो। ऑल ईयर्स का मतलब हो गया टोटल अटेंशन, एकदम पूरा का पूरा आप कान खोलकर सुन लीजिए। टोटल अटेंशन, एक को बात इधर से उधर नहीं, सब कान खोलकर सुन लो, यही होता है ऑल ईयर्स मीनिंग। नेक्स्ट इडियम ऑल हैंड ऑन द डेक। ये आपका एक डेक है, डेक का मतलब हो गया टेबल। देखिए जब राजभवन में कोई बिल पारित होता है या पास होता है तो उसमें सब अपना अपना हाथ जो होता है इस तरह से बजाता है, इस तरह से बजाता है, तो वहाँ पर सब सहमति देता है। वो बजाने का मतलब हो गया कि सहमति दे रहा है। क्या दे रहा है? आपका, वो आपका एक प्रकार का समर्थन कर रहा है कि हाँ भाई हम इस प्रकार का आपके लिए दे रहे हैं समर्थन। इसका मतलब हो गया ऑल हैंड। जब कभी भी आप पर समस्या आए तो हम अपना समर्थन आपके पास रखेंगे, आपके टेबल पे, यानी पंचायत में, वहाँ राजभवन में देखे होंगे, लोकसभा विधानसभा में इस तरह से बजाता है, तो वो समर्थन दे रहा है भाई। किसी भी अच्छा बुरा जो भी चीज़ हो रहा होगा उसमें समर्थन देना। और जनरली याद रखिएगा, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, कहेगा एक कबीर। यह बात आपको पता होगा, मगर कभी कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है कि जब सुख आता है तो जनरली कुछ ऐसे परिवार, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो सुख में आपको याद भले ही ना करें मगर दुख में आपको जरूर याद करते हैं। अगर कुछ ऐसा भी होता होगा जो दुख में याद करे या ना करे, सुख में याद कराए, तो आप अपना दोस्त मित्र को पहचाने कैसा है। और याद रखिए, जो दुख में आपका समर्थन किया ना वही महान है, वही महान है। जो भी दुख में समर्थन दे रहा है वो सब महान है। ये एरो हम हाथ बता रहे हैं कि ये वो हाथ समर्थन जनरली सबको नहीं मिलता। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा है, कुछ चीज़ कमाना पड़ता है। नेक्स्ट इडियम है ऑल हैट एंड नो कैटल। ऑल हैट और नो कैटल, मान के चलिए आपके पास ना टोपी है, सिर्फ टोपी है, सॉरी टोपी पहन, ऑल हैट, एक मिनट, ऑल हैट एंड नो कैटल। नो कैटल का मतलब, कैटल का मतलब होता है मवेशी। कोई मवेशी ना या टोपी पहन कर हीरो बन रहे हैं, तो हीरो बनने से कुछ होगा? मेहनत करना पड़ेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर फार्मर्स इज द मेन स्ट्रीम ऑफ दिस कंट्री, इस बात को ध्यान रखिएगा। नो कैटल्स, अभी के ज़माना में क्या है, कोई कैटल्स को रखना नहीं चाहता, सब टोपी पहनकर हीरो बनना चाहता है। अब बनो ना भाई हीरो, तुम शहर में बनेगा हीरो, गांव में क्या खाएगा? टोपी पहनेगा तो खाएगा? नहीं खाएगा। तो इस इडियम्स का मतलब आपको गूगल करना है। क्या करना है? गूगल। ये इसीलिए हम छोड़ दिए हैं क्योंकि ये शहरी गांव के लफड़ा है।
जाइए गूगल पर सर्च करिए और इसका इडियम्स का मतलब हमको बताइए। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, ऑल इन। ऑल इन, ऑल इन का मतलब होता है एग्जॉस्ट, फुल्ली एग्जॉस्ट, ऑल एग्जॉस्ट, जितना के जितना पावर है सारा चूस लिए, ऑल इन सब ले लिए। ऑल इन का मतलब एग्जॉस्ट, जितना पावर है सब आपका ले लिए। इस इडियम्स का सिंपल सा मतलब है ऑल इन अ डे वर्क। लास्ट इडियम्स आपको पता है, हम लास्ट इडियम आपको कमेंट करके बताने के लिए कहते हैं, उसका डिस्कशन हम नहीं करवाते हैं ताकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। इस इडियम्स का मतलब आपको सर्च करना है गूगल पर और हमको बताना, चाहे किसी भी बुक से देखिए, किसी भी टीचर से समझिए, गूगल से कर लीजिए, बेटर है, ज़्यादा इधर उधर जाने का ज़रूरी, ताकि आपको एक लत लगे पढ़ने का, आदत लगे पढ़ने का, तभी तो बात बने। सिर्फ हम पढ़ाएं आप तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए बाकी बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा होगा उसको जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और बगल में जो घंटा दिख रहा होगा उसका नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि हम आपके पास रहें, दिल के पास, जिगर के पास। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।